क्या हो अगर शहरों में जो जहरीला खाना हम खा रहे हैं और प्रदूषण से जो हमारा दम घुट रहा है। जो कि आज की सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल। तो क्या हो अगर इन दोनों भयंकर समस्याओं का सीधा इलाज किसी हाईटेक लैब में नहीं बल्कि किसी भारतीय गांव में मौजूद गाय के गोबर में छिपा हो। अरे, ये सुनकर तो शुरुआत में किसी को भी अजीब लगेगा। मतलब गाय के गोबर से शहरी प्रदूषण का इलाज। हाँ, यही तो। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी चौंकाने वाले दावे की पड़ताल करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास बेस्ट केयर का जो स्मार्ट राइज प्रस्ताव है और उनकी यूट्यूब चैनल द स्मार्ट एफपीओ डेवलपर्स की पूरी सामग्री है। और हमारा मिशन बस ये समझना है कि कैसे जो पारंपरिक किसान उत्पादक संगठन हैं, यानी जो हमारे एफपीओ हैं, उन्हें एक लाभदायक बायो इकोनॉमी हब में बदला जा रहा है, जिसे ये लोग स्मार्ट एफपीओ कह रहे हैं। सही कहा। और सुनने वालों को मैं बता दूं कि ये चर्चा सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। मतलब ये सीधे तौर पर हमारे खाने की क्वालिटी, प्रदूषण और ग्रामीण युवाओं के रोजगार से जुड़ी है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ये। तो सबसे पहले इसी बात पर गौर करते हैं कि हाईटेक समाधानों की बात करने से पहले मौजूदा व्यवस्था में ऐसा क्या टूट गया है जिसे सुधारने की इतनी सख्त जरूरत पड़ गई है। देखिए, मौजूदा व्यवस्था में जो टूटा है ना, वो कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। ये एक बहुत गहरा संकट है। अगर ग्रामीण स्तर पर बात करें तो किसान आज भी सबसिस्टेंस फार्मिंग के दुष्चक्र में फंसा हुआ है। मतलब सिर्फ गुजारे लायक खेती। हाँ, बिल्कुल। वो ऐसी फसलें उगा रहा है जिनका बाजार मूल्य बहुत कम है और वो पूरी तरह से बिचौलियों के जाल में फंसा है। किसान दिन रात मेहनत करता है, लेकिन मुनाफा वो तो सारा बिचौलियों की जेब में जा रहा है। ये सुनकर मुझे एक बहुत ही सटीक एनालॉजी याद आ रही है। मतलब मौजूदा कृषि व्यवस्था ना बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई देश सिर्फ अपना कच्चा डेटा या कच्चा माल निर्यात कर दे। अरे वाह, ये तुलना बहुत सही है ना? किसान अपना माल बिना प्रोसेस किए सीधे खेत से बेच देता है, फिर बड़ी कंपनियां उसकी प्रोसेसिंग करती हैं, पैकेजिंग करती हैं और असली मुनाफा वही कमा ले जाती हैं। और किसान के हाथ में बस कुछ सिक्के आते हैं। अब देखिए, जब सारा वैल्यू एडिशन गांव के बाहर हो रहा है तो गांव में पैसा कैसे रुकेगा? यही वजह है कि गांव के जो युवा हैं उन्हें खेती में कोई भविष्य ही नजर नहीं आता। बिल्कुल। जब कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं है तो वो शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन है हमारे गांव के लिए। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक पेंच है। मतलब जब देश में पहले से ही हजारों एफपीओ मौजूद हैं, सरकार भी उन्हें सब्सिडी दे रही है, तो वो एक सफल बिजनेस क्यों नहीं बनता रहे? क्योंकि उनकी मानसिकता ही सब्सिडी सीकिंग वाली हो गई है। अच्छा। हाँ, वो मुनाफे या बिजनेस के नजरिए से काम ही नहीं करते। उनके पास कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं है और बाजारों से कोई सीधा जुड़ाव नहीं है। और इसका जो नुकसान है ना, वो सिर्फ गांव नहीं भुगत रहे, इसका बहुत ही खतरनाक असर शहरों पर पड़ रहा है। दस्तावेजों में इसे टॉक्सिक प्लेट सिंड्रोम कहा गया है। टॉक्सिक प्लेट सिंड्रोम? नाम सुनकर ही खतरे की घंटी बजती है। बिल्कुल। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो खाना शहरों में पहुंच रहा है वो असल में धीमा जहर बन चुका है। हाँ, और ये कोई बड़ा चढ़ाकर बोली गई बात नहीं है। आज हमारी थाली में कीटनाशकों की मात्रा खतरनाक स्तर पर है। और सिर्फ खाना ही नहीं, शहरों की हवा जो जहरीली हो रही है। हाँ, वो पराली जलाना और वो सब। पराली तो है ही, लेकिन पशुओं के कचरे का जो कुप्रबंधन है, मतलब लाखों जानवरों का जो गोबर है, उसे सही से मैनेज ना करने से जो मीथेन गैस निकलती है, वो सीधे शहरों के वायुमंडल को प्रदूषित कर रही है। ओह, तो मतलब शहरों का दम इसलिए घुट रहा है क्योंकि गांव में उस कचरे को प्रोसेस करने का कोई मॉडल ही नहीं है। बिल्कुल सही। और बिचौलियों की वजह से खाना शहर आते आते बासी भी हो जाता है और महंगा भी। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जहां सब हार रहा है। तो अगर ये पुरानी व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है तो ये जो बेस्ट केयर का स्मार्ट एफपीओ मॉडल है, ये इस ढांचे को ठीक कैसे करता है? दस्तावेजों में एक वृंदावन ग्राम मॉडल का जिक्र है। हाँ, वृंदावन ग्राम। ये मॉडल ना पारंपरिक एफपीओ को सिर्फ खाद बीज बांटने वाली संस्था से निकालकर एक रूरल बायो इंडस्ट्रियल हब में बदल देता है। अच्छा। और ये पूरी तरह से बोवाइन बायो इकोनॉमी पर आधारित है। मतलब आसान शब्दों में कहूँ तो पशुओं के कचरे, खासकर गाय के गोबर का औद्योगिकरण करना। एक सेकेंड, गाय के गोबर का औद्योगिकरण मतलब गोबर से हम उपले बनाते हैं या खाद डालते हैं, लेकिन प्रस्ताव में दावा है कि इससे प्राकृतिक पेंट, डिस्टेम्पर और बायो सीएनजी का उत्पादन होगा। हाँ बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात, लक्ष्य रखा गया है कि 2 साल के भीतर 10 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया जाएगा। अब कोई भी सोचेगा कि क्या एक ग्रामीण एफपीओ के लिए सिर्फ 2 साल में 10 करोड़ कमाना
मतलब रियलिस्टिक है क्या? मैं समझ सकती हूँ, पहली बार सुनने में ये आंकड़े थोड़े हवा हवाई लग सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान देखिए। हाँ बताइए। जब आप गोबर को सिर्फ खाद के रूप में बेचते हैं तो उसकी कीमत बमुश्किल कुछ रुपए किलो होती है, लेकिन इस मॉडल में वो पूरे गांव के कचरे को एक जगह इकट्ठा करते हैं, एग्रीगेट करते हैं। हाँ, और फिर उसे आधुनिक बायोगैस प्लांट्स में डालते हैं। वहां से जो बायो सीएनजी निकलती है उसे व्यापारिक वाहनों या उद्योगों को बेचा जाता है। ओके। और जो ठोस अवशेष बच जाता है ना, उसे रिफाइन करके बढ़िया क्वालिटी का प्राकृतिक पेंट और डिस्टेम्पर बनाया जाता है, जिसकी बाजार में बहुत भारी मांग है। अरे वाह, तो ये तो वही कच्चे डेटा वाली बात का अगला लेवल हो गया। मतलब गांव अब अपना कच्चा माल बाहर नहीं भेज रहा, उसने गांव में ही अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगा ली है। बिल्कुल, वो खुद वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। लेकिन खेती वाले मोर्चों पर एक और बहुत बड़ा दावा है इनका। स्मार्ट राइस कह रहा है कि वो किसानों की रासायनिक लागत को पूरी तरह से हटा देंगे। हाँ, अब अगर किसान बिना केमिकल के खेती करेगा तो शुरुआत में तो उपज कम होगी ना। फिर ये दावा कैसे है कि किसानों का जोखिम शून्य हो जाएगा और उन्हें प्रीमियम कीमत की गारंटी मिलेगी? देखिए, ये मॉडल बना ही किसानों का डर खत्म करने के लिए है। जब एफपीओ खुद अपने प्लांट से निकली हुई प्राकृतिक खाद देता है तो किसान को बाहर से वो महंगे केमिकल्स खरीदने ही नहीं पड़ते। अच्छा, तो उनकी उत्पादन लागत? हाँ, इनपुट कॉस्ट लगभग शून्य हो जाती है, और अगर उपज थोड़ी बहुत कम भी हो तो एफपीओ उस किसान को एक तय प्रीमियम कीमत की गारंटी देता है। जो बाजार के उतार चढ़ाव से अलग होती है। बिल्कुल। और सीजन के आखिर में एफपीओ के मुनाफे का एक हिस्सा परफॉर्मेंस बोनस के रूप में भी किसान को मिलता है। तो सारा आर्थिक जोखिम एफपीओ के कंधों पर आ जाता है। ये तो किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ एक विरोधाभास लगता है मुझे। कैसा विरोधाभास? देखिए, आमतौर पर जब भी कोई उत्पाद ऑर्गेनिक या केमिकल मुक्त का टैग लगाकर शहरी बाजार में आता है तो उसकी कीमत दोगुनी तिगनी होती है। हाँ, आम आदमी तो यही सोचता है ना? लेकिन ये मॉडल दावा कर रहा है कि शहरी उपभोक्ताओं को स्वच्छ खाना बाजार भाव से 10 से 30% कम कीमत पर मिलेगा। मतलब क्वालिटी अच्छी और कीमत कम। ये कैसे हो रहा है? इसका सीधा सा जवाब है डायरेक्ट टू कंज्यूमर, यानी D2C वैल्यू चेन, और बिचौलियों को पूरी तरह हटा देना। अच्छा, थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, आज अगर एक टमाटर खेत से निकलता है तो वो पहले छोटे एजेंट के पास जाता है, फिर थोक व्यापारी, फिर शहर के डिस्ट्रीब्यूटर और आखिर में आपके मोहल्ले के रिटेलर के पास। हाँ, 4-5 हाथ बदलता है। और हर कोई अपना मार्जिन जोड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च जोड़ता है। स्मार्ट एफपीओ इस पूरी चेन को बाईपास कर देता है। माल सीधे एफपीओ की प्रोसेसिंग यूनिट से पैक होकर शहरी उपभोक्ता तक पहुंचता है। अच्छा, तो मतलब जो 50-60% पैसा ये बिचौलिए खा रहे थे वो बच गया। बिल्कुल, और उसी बचे हुए पैसे से किसान को ज्यादा दाम भी मिल रहा है और उपभोक्ता के लिए कीमत भी 30% तक कम हो रही है। दस्तावेजों में इसे पेनिट्रेटिव प्राइसिंग पॉलिसी कहा गया है। ताकि केमिकल मुक्त खाना सिर्फ अमीरों की थाली तक सीमित न रहे। हाँ, आम आदमी भी इसे खरीद सके, इसलिए वो जैविक होने के नाम पर कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लेते। लेकिन एक बात बताइए, आज बाजार में ऑर्गेनिक के नाम पर बहुत धोखा होता है। उपभोक्ता कैसे भरोसा करेगा? और यहीं पर इस मॉडल में तकनीक का सबसे शानदार इस्तेमाल होता है, जिसे डिजिटल ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। हाँ, दस्तावेजों में मैंने एक टर्म पढ़ा था, डिजिटल प्रूफ ऑफ प्रैक्टिस या डीपीपी। ये काम कैसे करता है? देखिए, ये डीपीपी ना ब्लॉकचेन जैसी तकनीक पर आधारित है। जब कोई वृंदावन ब्रांड का सामान खरीदता है तो पैकेट पर एक क्यूआर कोड होता है। आप उसे स्कैन कीजिए और आपके फोन पर उस फसल की पूरी जन्म कुंडली आ जाएगी। मतलब सब कुछ दिख जाएगा? हाँ, ये किस किसान के खेत में उगी, मिट्टी की जांच की रिपोर्ट क्या थी, पानी कब दिया गया, ये डिजिटल सबूत है कि वहाँ कोई रसायन इस्तेमाल नहीं हुआ है। अरे वाह, ये तो सीधे गांव के किसान और शहर के उपभोक्ता के बीच भरोसा कायम कर रहा है। बिल्कुल। सस्ते खाने और आमदनी की बात तो हो गई, लेकिन हमने शुरुआत में गांव के युवाओं के पलायन की बात की थी। हाँ। अब अगर गांव में सिर्फ खेती और गोबर के प्लांट ही लगेंगे तो जो युवा शहर में आईटी या कॉर्पोरेट जॉब का सपना देख रहे हैं वो वापस क्यों आएंगे? यही तो इस स्मार्ट एफपीओ की सबसे क्रांतिकारी बात है। ये सिर्फ खेती तक सीमित है ही नहीं, ये 25 से ज्यादा अलग अलग रेवेन्यू वर्टिकल्स का एक पूरा बिजनेस एम्पायर है। 25 से ज्यादा? हाँ, इसमें 150 से ज्यादा तो खाने के उत्पाद हैं, जैसे मिनी दाल मिल, कोल्ड प्रेस तेल, और 30 से ज्यादा
गैर खाने वाले इंडस्ट्रियल उत्पाद हैं। जैसे वो प्राकृतिक रंग और बायो पेंट्स। बिल्कुल। और युवाओं को जोड़ने के लिए इनका एक बहुत ही दिलचस्प नारा है, बिट्स टू बायो। बिट्स टू बायो, हाँ, ये मैंने उनके वीडियो में देखा था। ये सीधा टेक प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रहा है ना? हाँ, इसका मतलब है डिजिटल दुनिया की तकनीक को खेती में लाना। अब गांव में युवाओं को मजदूरी नहीं करनी है, वहाँ ड्रोन एज अ सर्विस चलेगी। मतलब युवा ऐप से ड्रोन बुक करेंगे? हाँ, और ड्रोन खेतों में जैविक छिड़काव करेगा या एआई की मदद से फसल की बीमारी पहचानेगा। इसके अलावा स्पिरुलिना कल्चर जैसी चीजें भी हैं। वो जो हाई प्रोटीन शैवाल होती है। बिल्कुल, उसे छोटे टैंकों में उगाया जाता है और बाजार में बहुत महंगे दाम पर बिकती है। ऐसे ही बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग है, जहां बड़े तालाबों की जगह टैंकों के अंदर बैक्टीरिया का संतुलन बनाकर मछली पालन होता है। तो ये सारे हाईटेक काम हैं जिनमें डेटा और साइंस की जरूरत है। और यही चीजें उन शहरी युवाओं को गांव लौटने का एक बहुत बड़ा कारण देती हैं। ये तो सच में ब्रेन ड्रेन रोकने का गजब तरीका है। और इसके जो आगे के लक्ष्य हैं 3 से 5 साल वाले, वो तो किसी बड़े कॉर्पोरेट को भी पीछे छोड़ दें। हाँ, उनके टारगेट्स बहुत बड़े हैं। मैंने पढ़ा कि वो 3000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। मतलब उनकी आय 1 लाख से ज्यादा हो, 500 से ज्यादा नई नौकरियां। लेकिन एक चीज जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो था 60,000 से ज्यादा कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करना। अब एक आम इंसान के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है कि गांव में ये कार्बन क्रेडिट का अर्थशास्त्र कैसे काम करता है। मैं समझाती हूँ। कार्बन क्रेडिट को आप एक तरह का पर्यावरणीय इनाम मान लीजिए। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां प्रदूषण फैला रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत उन्हें इसकी भरपाई करनी होती है। अच्छा। अब जब स्मार्ट एफपीओ के किसान जीरो एमिशन नेचुरल फार्मिंग करते हैं, मतलब बिना धुएं वाली खेती, या पराली जलाने के बजाय बायो सीएनजी बनाते हैं। बिल्कुल, तो वो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जाने से रोक रहे हैं। इस बचाए गए कार्बन के बदले उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से क्रेडिट या सर्टिफिकेट मिलते हैं। ओके, और फिर वो इन क्रेडिट्स को उन विदेशी कंपनियों को भारी कीमत पर बेचते हैं। अरे वाह, मतलब जो कचरा कल तक शहर को प्रदूषित कर रहा था, आज वही कचरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर कमा कर दे रहा है। हाँ, और इसी पैसे से गांव में एआई गाइडेड मोबाइल हेल्थ केयर क्लिनिक और 15 से ज्यादा स्मार्ट डिजिटल स्कूल बनाए जाएंगे। ये तो पूरा का पूरा सामाजिक ढांचा ही बदल देगा। जब संस्था आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है तो वो पूरे समुदाय का विकास करती है। लेकिन देखिए, कागज पर ये सब बहुत शानदार लगता है। मिनी कॉन्ग्लोमरेट, एआई, ड्रोन, कार्बन क्रेडिट, सब बढ़िया है। पर एग्जीक्यूशन का सवाल है ना। हाँ, जमीनी हकीकत तो ये है कि हमारे गांव गुटबाजी और पीढ़ियों पुरानी मानसिकता में जकड़े हैं। कोई भी कंपनी या संस्था ये सारा कॉर्पोरेट विजन उन किसानों के दिमाग में सिर्फ 6 महीने के इंक्यूबेशन रोड मैप के जरिए कैसे उतारेगी? ये शक बिल्कुल जायज है, और इसीलिए ये 6 महीने का रोड मैप सिर्फ एक ट्रेनिंग सेमिनार नहीं है। ये एक प्रॉपर हैंड होल्डिंग और सिस्टम बनाने का प्रोग्राम है। मतलब वो कदम कदम पर साथ देते हैं। हाँ, अगर आप पहले महीने को देखें तो सिर्फ गांव की पहचान ही नहीं होते, लीडर्स चुने जाते हैं। वो सिर्फ उम्र दराज किसानों को बोर्ड में नहीं रखते, बल्कि गांव के उन युवाओं को चुनते हैं जो डिजिटल और बिजनेस को समझते हों। अच्छा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में युवा भी होंगे? बिल्कुल। और ये जो दूसरे से चौथे महीने में कॉर्पोरेट ऑफिस का सेटअप और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, क्या ये सारा काम एफपीओ के लोग खुद करते हैं? नहीं, यहीं पर इंक्यूबेशन का असली मतलब समझ आता है। शुरुआत में स्मार्ट एफपीओ की एक्सपर्ट टीम उनके साथ काम करती है। मशीनरी खरीदना, बैंक लोन के कागजात, ब्रांडिंग, सब वही तैयार करते हैं। जैसे कोई वेंचर कैपिटलिस्ट किसी नए स्टार्टअप की मदद करता है। एकदम सही। और फिर 5वें और 6ठे महीने में ट्रायल रन और बाजार में उत्पाद लॉन्च होते हैं। लेकिन दस्तावेजों के हिसाब से इस पूरी मदद की एक अच्छी खासी फीस है ना? हाँ, फीस तो है। एफपीओ के हेल्थ चेकअप के लिए 20,000 रुपए, काउंसलिंग के लिए 10,000 और 6 महीने तक 60,000 रुपए प्रति माह इंक्यूबेशन फीस। तो सवाल ये है कि 6 महीने बाद जब बाहरी मदद हट जाएगी तो क्या ये नया बोर्ड खुद ये सब संभाल पाएगा? देखिए, इस 6 महीने का लक्ष्य उन्हें अकेला छोड़ना नहीं है। लक्ष्य है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो किसी एक इंसान पर निर्भर ना हो। ओके। जब आपकी डीपीपी या एआई तकनीक काम संभालने लगती है और सप्लाई चेन सेट हो जाती है तो सिस्टम ऑटो पायलट पर आ जाता है। मतलब उन्होंने पटरी बिछा दी और इंजन चालू कर दिया। बिल्कुल। और एक बार बिजनेस चल पड़ा
तो एफपीओ की अपनी कमाई इतनी हो जाती है कि वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट की फीस आराम से दे सकते हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि स्मार्ट एफपीओ सिर्फ उपज बढ़ाने की कोई स्कीम नहीं है। ये ऊर्जा, स्वास्थ्य, एआई और ग्रामीण भारत के एक पूर्ण कॉर्पोरेट पुनर्गठन का ब्लूप्रिंट है। एकदम सही कहा आपने। ये दिखाता है कि पुरानी समस्याओं को पुरानी सोच से नहीं सुलझाया जा सकता। जब खेती में औद्योगिकरण और डिजिटल पारदर्शिता आती है, तभी एक मुनाफे वाली व्यवस्था बनती है। तो आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। हमने देखा कि कैसे एक पुरानी व्यवस्था को हाईटेक हब में बदला जा सकता है। लेकिन आखिर में सुनने वालों के लिए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर कोई भी सोच सकता है। बिल्कुल। अगर भारत के गांव सच में इस स्मार्ट एफपीओ मॉडल के जरिए हाईटेक और कॉर्पोरेट पावर हाउस बन जाते हैं, जहां ऊर्जा, साफ खाना और तकनीक सब कुछ गांव में ही पैदा हो रहा है, तो क्या आने वाले दशकों में शहरों और गांवों के बीच जो सत्ता का संतुलन है वो पलट नहीं जाएगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या भविष्य में आज के आधुनिक शहर अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए पूरी तरह से गांवों पर निर्भर हो जाएंगे, या ये हाईटेक गांव ही खुद नए और बेहतर शहर बन जाएंगे? ये सोचने वाली बात है और इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।